नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले तमाम खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज एलएसी विवाद को लेकर चीन के मोल्डो में भारत और चीन की मीटिंग हो गई। ये बातचीत आज 12 बजे शुरू हुई और 3 घंटे तक चली। भारतीय दल का नेतृत्व 14 कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया। उनके साथ ब्रिगेडियर ऑपरेशंस और 2 चाइनीज इंटरप्रेटर भी मौजूद थे। चीन की ओर से शिनजियांग मिलिट्री कमांड के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पेंगोंग तोत झील, फिगर 4 और फिगर 5 में चीन के बढ़ते हुए दबाव और तैनाती पर बातचीत हुई। भारत ने कहा कि चीन अप्रैल 2020 की स्थिति बहाल करे, तो चीन की ओर से कहा गया कि भारत कोई भी सड़क निर्माण नहीं कर सकता। लेकिन भारतीय सेना ने साफ कर दिया कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत की सीमा के अंदर है, इसीलिए चीन का इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं बनता। भारत ने यह भी कहा कि गलवान नाले में चीनी सैनिकों की तैनाती को कम किया जाए। जहां आज बात हुई है वो जगह दोनों देशों के बीच टकराव की जगह से 20 किलोमीटर दूर है। आज खबरदार इस बातचीत का गहरा विश्लेषण खबरदार में हम करने वाले हैं। चीन अपने पड़ोसियों के साथ टकराव से परेशान है। भारत हो या फिर ताइवान, वियतनाम हो या फिर फिलीपींस या साउथ चाइना सी का विशाल समुद्री क्षेत्र, चीन के पड़ोस में हर तरफ अशांति ही अशांति है। चीन का 22,000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर 14 अलग अलग देशों से लगा हुआ है और कोरोना काल में चीन और उसके पड़ोसियों के विवाद नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। चीन पर पड़ने वाला यह दबाव कितना अच्छा है और भारत का इसमें क्या लाभ है, ये आपको आगे बताएंगे। वहीं अच्छी खबर कि जब से भारत और चीन का विवाद चल रहा है, तब से भारत में चाइनीज ऐप्स की शामत आ गई है। भारत के लोगों ने पिछले 1 महीने में डिजिटल दुनिया में चीन पर अपना सारा गुस्सा उतारा है। ये सब कैसे हुआ, ये आपको आज तक की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट की रिसर्च रिपोर्ट के जरिए बताने वाले हैं। वैसे भारतीय लोगों के लिए ये चाइनीज ऐप्स की असलियत को समझने का अच्छा मौका भी है, क्योंकि चीन की ऐप्स आपके मोबाइल डेटा पर कब्जा करने के लिए सबसे ज्यादा परमिशन मांगती हैं। और अब चिंताजनक खबर, देश के लिए सबसे चिंताजनक खबर यह है कि भारत में अब कोरोना के केस इटली से भी ज्यादा हो गए हैं। कोरोना मामलों में दुनिया के टॉप 6 देशों में भारत शामिल है। भारत में 2,36,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ चुके हैं, जबकि इटली में 2,34,000 केस हैं। भारत में इस वक्त कोरोना के 1,15,942 एक्टिव मामले हैं और इनमें भी महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु में 70,000 से ज्यादा एक्टिव कोरोना केस हैं और भारत में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 6,600 को पार कर चुका है। कोरोना के इस गंभीर संकट में भी देश की राजधानी दिल्ली में जबरदस्त पॉलिटिक्स चल रही है। कोरोना काल में जब एक एक सांस के लिए संघर्ष चल रहा हो, तब नेताओं की राजनीति को ऑक्सीजन कैसे मिल रहा है, इससे भी आपको करने वाले हैं खबरदार। लेकिन विश्लेषण की शुरुआत उस मीटिंग से करते हैं जिस पर आज पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई थी। भारत और चीन के कमांडरों के बीच ये मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली। इस मीटिंग का एजेंडा क्या था, इसमें भारत ने कौन सी बात पर ज्यादा जोर दिया और चीन ने किस बात को आगे बढ़ाया, ये सब कुछ आपको विस्तार से दिखाते हैं। पिछले 1 महीने से भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसे में आज सबकी नजर लद्दाख के चुशूल और चीन के मोंडो की सीमा पर थी। चीन के मोंडो में भारत और चीन आमने सामने बैठकर बॉर्डर वाली बातें करने के लिए पहुंचे। ये बातचीत आज 12 बजे शुरू हुई और करीब 3 घंटे तक चली। भारतीय दल का नेतृत्व 14 कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया। उनके साथ ब्रिगेडियर ऑपरेशंस और 2 चाइनीज इंटरप्रेटर भी मौजूद थे। चीन की तरफ से शिनजियांग मिलिट्री कमांड के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन मौजूद थे। आज तक को इस मीटिंग के बारे में एक्सक्लूसिव जानकारियां मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पेंगोंग झील, फिगर 4 और फिगर 5 में चीन के बढ़ते हुए दबाव और तैनाती पर बात हुई। चीन ने जो टेंट और कैंप के साथ परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया है, उसके बारे में बातचीत हुई। भारत ने कहा चीन अप्रैल 2020 की स्थिति बहाल करे। चीन की तरफ से कहा गया कि भारत
किसी भी सड़क का निर्माण नहीं कर सकता। लेकिन भारतीय सेना ने साफ कर दिया कि ये जगह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत की सीमा के अंदर है, इसलिए चीन का इस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं बनता। भारत ने यह भी कहा कि गलवान नाले में चीनी सैनिकों की तैनाती को कम किया जाए और उनको अपनी जगह से वापस भेजा जाए। इस इलाके में चीन ने अपने सैनिकों की तैनाती भी पिछले दिनों कम की है और पीछे हटा है। इस मीटिंग के खत्म होने के बाद 14 कोर कमांडर हरिंदर सिंह ने पूरी ब्रीफिंग नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस और भारतीय सेना के प्रमुख जनरल MM नरवणे को दी। यही जानकारी विदेश मंत्रालय के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी गई। अब इस मामले में भारतीय सेना का रुख एकदम साफ है। भारत का संदेश ये है कि दोनों देश सैन्य और कूटनीतिक तरीके से इस मामले को पूरी तरह सुलझा सकते हैं। इसके लिए आगे और भी बैठकें की जाएंगी। आज की बैठक भारत के लिए एक पॉजिटिव नोट पर खत्म हुई है, लेकिन अभी बातचीत का यह सिलसिला आगे चलेगा ताकि लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के दबदबे को कम करते हुए इस टकराव को खत्म किया जा सके। लद्दाख में पिछले एक महीने से ज्यादा वक्त से चली आ रही सैन्य तनातनी के बीच भारत और चीनी सैन्य कमांडरों के बीच मोल्डो में 2 घंटे से ज्यादा लंबी बैठक चली। बैठक के दौरान भारतीय सैन्य कमांडरों ने चीन से सैन्य जमावड़ा खत्म करने की बात कही तो चीन ने सरहद पर भारत के निर्माण कार्यों को रोकने के लिए कहा। इसके बाद 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह अब पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट सेना मुख्यालय को भेज रहे हैं, जहां पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इस पूरे मामले पर विदेश मंत्रालय और सरकार के साथ मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे। मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। आज तक ने आज सुरक्षा सभा का आयोजन भी किया था। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा का सबसे बड़ा मंच था। इसमें भी भारत और चीन के संघर्ष पर कई बातें हुई हैं। इसके हाइलाइट्स आपको देखनी चाहिए। भारत की ओर से कूटनीतिक स्तर पर, भारत की ओर से सैन्य स्तर पर जो भी उचित रिस्पांस देना है, उचित उत्तर देना है, वो काम हो रहा है। भारत शांति में विश्वास करता है। शांति के माध्यम से, सद्भाव के माध्यम से मामले को सुलझाना चाहिए। इतना मैं अवश्य कहूँगा, जो आपने कहा है कि ये 2020 का भारत है, 1962 का भारत नहीं है। ये एक बहुत ही सक्षम, एक मजबूत सेना और एक मजबूत नेता नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक बहुत ही समर्पित भारत है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन फिर कहूँगा, हम शांतिपूर्ण सद्भाव से अपनी बात सुलझाना चाहते हैं, ये हमारा प्रयास रहता है। हम हमारे देश की सुरक्षा को लेकर एकदम दृढ़ता से खड़े हैं। हमारी प्रतिबद्धता है कि भारत का हर एक इंच जमीन के ऊपर हम पूर्ण निगरानी, पूर्ण सुरक्षा के साथ हम काम करेंगे। भारत की इंटीग्रिटी, भारत की सॉवरेनिटी के विषय में किसी प्रकार के कॉम्प्रोमाइज के लिए हम तैयार बिल्कुल नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं, आज हमारी पहले जैसी नीति से परिवर्तन हमारा यही है कि जरूरत पड़ी तो हम एंगेज करेंगे हमारे शत्रुओं को। हमारा स्ट्रांग ग्राउंड पोजिशनिंग की जो नीति है अभी, वो नीति जो उस समय जनरल सुंदर जी के समय में था, उसी प्रकार की हमारी दृढ़ नीति है। इसलिए जल्दी इसका समाधान निकलेगा, ऐसा मुझे आशा है। पिछले 1 महीने में आज तक ने भारत और चीन के विवाद को लगातार ट्रैक किया है। हमने आपको तमाम सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई हैं, आपके लिए कई नक्शों को डिकोड किया है, आपको जमीनी हालात के बारे में भी पूरी जानकारी दी है। आज तक की कवरेज देखकर आम दर्शकों को भी भारत चीन विवाद को एक्सपर्ट की नजर से देखने का मौका मिला है। आज की मीटिंग को पिछले 1 महीने में हुई एक गतिविधि के लेंस से देखना जरूरी है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और अब हम आपको सिर्फ 4 मिनट में तेज गति से ये पूरा मामला समझाते हैं। तारीख 5 मई 2020, जगह पैंगोंग झील। ठीक 1 महीने पहले लद्दाख में LAC पर पैंगोंग झील इलाके के फिंगर 5 में 200 चीनी सैनिकों की मौजूदगी को देख भारतीय सैनिकों ने ऐतराज किया। रात भर टकराव के हालात रहे। असल में भारत अपने इलाके में टारबुक शायब दौलत बेग ओल्डी सड़क को जोड़ने वाली एक सड़क बना रहा है, जिस पर
चीन ने नाजायज तरीके से ऐतराज किया। इसी बात को लेकर पैंगोंग झील इलाके में टकराव हो गया। इसके बाद वो तस्वीरें सामने आई जिनसे एहसास हुआ कि विवाद की आड़ में चीन किस तरह जुर्रत कर रहा था। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि किस तरह चीन ने पैंगोंग झील के करीब स्थायी टेंट बना लिए थे। सैटेलाइट की तस्वीरों ने खुलासा कर दिया कि चीन ने ठीक एलएसी पर नापाक इरादों के साथ स्थायी ढांचे खड़े किए हैं। इसके बाद भारत ने भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी। भारत ने एलएसी पर सैनिकों की जबरदस्त तैनाती शुरू कर दी। सरहद पर भारी हथियार तैनात किए गए। भारत लगातार कह रहा है कि 5 मई के पहले वाले हालात बहाल होने चाहिए। दोनों पक्षों के बीच पहले कई दौर की मीटिंग बेनतीजा खत्म हुई थी। जी, मुझे नहीं लगता कि चाइना इतनी जगह पे इतने नंबर्स में आया है तो वो पहली टॉक्स के लेवल पे ही मान जाएगा। दोनों साइड अपनी अपनी पोजीशन पे अड़े रहेंगे और मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिक लेवल पे, फॉरेन सेक्रेटरीज के लेवल पे या इवन प्राइम मिनिस्टर प्रीमियर के लेवल पे टॉक्स जा सकती हैं। मेरे विचार से आगे बातचीत करते रहना और इसको पीसफुल रखने का निश्चय होगा दोनों साइड से। सूत्रों के मुताबिक ईस्टर्न लद्दाख में फिंगर 4 के पास दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हैं। पैंगोंग लेक से आगे के पहाड़ी इलाके में 8 पहाड़ हैं। पहाड़ों के अलग अलग उभार को फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक नाम दिया गया है। भारत का दावा है कि फिंगर 1 से फिंगर 8 तक का पूरा इलाका भारत का है, जबकि चीन फिंगर 8 से फिंगर 2 तक अपना इलाका मानता है। इस बीच ताजा विवाद को खत्म करने की कोशिश भी की गई। दोनों देशों ने तीसरे पक्ष के दखल की सारी संभावना को खारिज करते हुए आपस में बातचीत शुरू की। 22 और 23 मई को एलएसी पर भारतीय और चीनी सेना के लोकल अफसरों के बीच अहम बैठक हुई। 2 जून को डिविजनल कमांडर स्तर की भी बात हुई। इसमें मेजर जनरल रैंक के अफसर थे। चीन अड़ गया कि भारत एलएसी पर सड़क निर्माण रोके। भारत ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि सारा निर्माण भारत की सीमा में हो रहा है। 3 जून को कुछ सकारात्मक प्रगति हुई और चीनी सेना पीछे हटी। लेकिन अब भी भारत को चीन पर भरोसा नहीं है क्योंकि धोखा देने का उसका इतिहास पुराना है। एलएसी पर चीन की सेना की तैनाती में बढ़ोतरी अचानक से नहीं हुई। इसकी तैयारी काफी समय से चल रही थी और अब ये सामने आया है कि पैंगोंग झील पर झड़प से करीब 2 हफ्ते पहले अप्रैल में सबसे पहली बार चीन की सेना की मूवमेंट पकड़ी गई थी। इसके चलते भारतीय सेना ने भी लद्दाख में चौकसी बढ़ा दी। कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। कूटनीति की एक महत्वपूर्ण सूक्ति यह है कि आप अपने पड़ोसियों को बदल नहीं सकते। इसीलिए जो देश पड़ोसियों के साथ विवाद में फंस जाते हैं, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। उन्हें विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए पड़ोसी के साथ भी मोर्चे पर हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। चीन का 22,000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर 14 अलग अलग देशों से लगा हुआ है। अपने पड़ोसियों के साथ चीन के कई जमीनी विवाद हैं। भारत हो या ताइवान, वियतनाम हो या फिलीपींस या फिर साउथ चाइना सी का विशाल समुद्री क्षेत्र, चीन के पड़ोस में हर तरफ अशांति ही अशांति है। तिएननमेन स्क्वायर नरसंहार की बरसी पर हांगकांग की सड़कों पर हजारों लोगों ने पुलिस के प्रतिबंध का विरोध किया। ये चीन के उस आक्रामक पंजे का विरोध है जिससे वो हांगकांग की गर्दन का शिकंजा कसना चाहता है, हांगकांग की आजादी को खत्म करना चाहता है। मुझ पर $2000 का जुर्माना लग सकता है। यह आज की तारीख का जोखिम है। अगले साल हमें नहीं पता हमें किस किस तरह के जोखिमों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अगर हमारे पास आज बाहर आने का विकल्प है तो हमें आना चाहिए। ये काफी दुखद है। पिछले साल इससे भी बुरा हुआ था। हम राजनीति के बारे में ज्यादा नहीं जानते, हम सिर्फ न्याय चाहते हैं। हमें थोड़ी मानवता तो होनी चाहिए।
अमेरिका और ब्रिटेन ने हांगकांग में हो रहे इन चीन विरोधी प्रदर्शनों का खुलकर समर्थन किया है। The Chinese government's move against Hong Kong is the latest in a series of measures that are diminishing the city's long-standing and very proud status. This is a tragedy for the people of Hong Kong, the people of China, and indeed the people of the world. चीन का 22,000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर 14 अलग-अलग देशों से लगा हुआ है। अपने पड़ोसियों के साथ चीन के कई जमीनी विवाद हैं और जैसे-जैसे चीन का आर्थिक और सामरिक विकास हुआ है, अपने पड़ोसियों के साथ उसके संबंधों में तनाव बढ़ा है। चीन की सबसे बड़ी लड़ाई और सबसे बड़ा विवाद ताइवान के साथ है। चीन ताइवान पर अपना अधिकार मानता है और उसे वन चाइना पॉलिसी के तहत शामिल करने की बात करता है, जबकि ताइवान कह चुका है कि इस मामले पर कोई भी बातचीत बराबरी और समानता के सिद्धांत पर होगी। जाहिर है चीन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हम चीन के साथ बातचीत करके इस क्षेत्र की स्थानीय सुरक्षा में बड़ा योगदान देना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ कुछ शब्दों पर जोर देना चाहती हूँ और ये शब्द हैं शांति, समानता, लोकतंत्र और बातचीत। हम चीन की एक देश दो सिस्टम वाली नीति को नहीं मानेंगे। हम इस बात पर कायम हैं। साउथ चाइना सी के क्षेत्र में पिछले कुछ हफ्तों से तनाव है, क्योंकि चीन ने यहाँ अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। चीन के तमाम दावों और हरकतों के जवाब देने के लिए अमेरिका ने उसे संयुक्त राष्ट्र में चुनौती दी है। दिल्ली से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। जब से लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है, तब से भारत में चाइनीज चीजों के खिलाफ अभियान भी जारी है। हालांकि बड़े पैमाने पर चाइनीज चीजों पर बैन लगाना जमीनी स्तर पर संभव नहीं है। इसीलिए भारत के लोगों ने पिछले एक महीने में डिजिटल दुनिया में चीन पर अपना सारा गुस्सा उतारा है। भारत के मोबाइल ऐप पर, स्टोर्स पर टिकटॉक और हेलो जैसी चाइनीज ऐप्स की शामत सी आ गई है। यह भारतीय लोगों के लिए चाइनीज ऐप्स की असलियत को समझने का अच्छा मौका है, क्योंकि चीन की ऐप्स लोगों के मोबाइल डेटा पर कब्जा करने के लिए सबसे ज्यादा परमिशन मांगती हैं। हमारे देश के 130 करोड़ लोग और 3 करोड़ जो भारतीय बाहर के देशों में हैं, सब मिलकर भारत में और बल्कि दुनिया भर में एक बॉयकॉट मेड इन चाइना मूवमेंट या अभियान शुरू करते हैं। चीन का बॉयकॉट करने की मुहिम तमाम सेलिब्रिटीज ने शुरू की और आम लोग इसे आगे बढ़ा रहे हैं। लद्दाख में चीन ने एक महीने तक आक्रामक रुख अपनाया तो भारतीय सेना ने भी एलएसी पर चीन को बता दिया कि उसकी मनमर्जियां नहीं चलेंगी। भारत के आम लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन बॉर्डर पर नहीं, अपने फोन पर। चीन की सबसे लोकप्रिय डिजिटल ऐप्स को अपना निशाना बनाया। टिकटॉक पर पहले ही धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले कंटेंट को होस्ट करने के आरोप लग चुके हैं, लेकिन जब एलएसी पर बात बढ़ी तो भारत में चाइनीज ऐप्स पर शामत आ गई। फिनलैंड के मोबाइल रैंकिंग प्लेटफॉर्म एप्स फॉलो ने यह बताया है कि चीन के छोटे वीडियोस वाली एप्स एक महीने में नंबर 5 से नंबर 10 पर पहुंच गई। एंड्रॉयड यूजर्स के बीच टिकटॉक तीसरे से 5वें नंबर पर आ गई। एक और चाइनीज ऐप शेयर इट की रेटिंग भी एंड्रॉयड फोन पर कम हो गई। ये नंबर 11 से नंबर 16 पर आ गई। चाइनीज सोशल मीडिया ऐप हेलो के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये आईओएस पर 30वें से 42वें नंबर पर आ गई और एंड्रॉयड पर हेलो ऐप टॉप 10 फ्री ऐप्स से बाहर हो गई। हालांकि नोट करने वाली बात यह भी है कि कुछ चाइनीज ऐप्स जिनके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते, उनका प्रदर्शन बेहतर हो गया है। लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बिगो लाइव और टिकटॉक के मुकाबले आ गई नई ऐप लाइक लोकप्रियता के चार्ट में ऊपर चली गई। लेकिन चाइनीज ऐप्स अंदर ही अंदर आपके डेटा को अपने कब्जे में ले रही होती है। आज तक की पड़ताल में कई चिंताजनक बातें सामने आई हैं। प्ले स्टोर पर मौजूद ऐप्स का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि जो चाइनीज ऐप्स सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, वो गैर चाइनीज ऐप्स के मुकाबले इंस्टॉलेशन के दौरान ज्यादा परमिशन मांगती हैं। चीन की टिकटॉक ऐप्स 30 परमिशंस मांगती है, जबकि जर्मनी की ऐप डब स्मैश 19 परमिशंस मांगती है और स्कैंडिनेविया यानी फिनलैंड और आसपास के देशों के समूह से ताल्लुक रखने वाली फुनीमेट 13 परमिशंस मांगती है।
टिकटॉक तो यूजर्स का लोकेशन डेटा भी मांगती है। सुपरहिट चाइनीज गेम्स जैसे पबजी और क्लैश ऑफ किंग्स भी दूसरों के मुकाबले ज्यादा परमिशंस मांगती है। ई कॉमर्स से लेकर ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, शिक्षा, संचार, फाइनेंस, शेयर ट्रेडिंग ऐसे तमाम क्षेत्र में चीन के इन्वेस्टर्स ने कई स्टार्टअप्स में निवेश किया है और ऐसी कंपनियां कुछ ही समय में बड़ी हो गई हैं और उनका दायरा भारत से बाहर भी फैला हुआ है। डिजिटल दुनिया के ये सुपर हाईवे भारतीय लोगों के डेटा को चाइनीज हाथों में पहुंचा देते हैं। इस दौर में ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब डेटा को डिजिटल अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा ईंधन माना जाता है। आज तक ब्यूरो। ये तो बात हुई चीन और उससे जुड़े तमाम विवादों की, और अब आगे बढ़ते हुए बात कोरोना की तेज रफ्तार की। बुलेट की स्पीड से आगे बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। भारत में अब कोरोना के केस इटली से भी ज्यादा हो गए हैं। कोरोना मामलों में दुनिया के टॉप 6 देशों में भारत शामिल है। कोरोना का सबसे ज्यादा कहर अमेरिका पर बरसा है, वहां 18 लाख से ज्यादा केस है, जबकि भारत में 2,36,000 से ज्यादा कोरोना के केस अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि इटली में 2,34,000 केस हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में फिर से कोरोना के 1300 से ज्यादा नए मामले जुड़ गए हैं। देश की राजधानी में अब कोरोना के मामले 27,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं। पिछले कई दिनों से दिल्ली में हर रोज 1,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली में 10,000 लोग कोरोना को मात देकर रिकवर भी हो चुके हैं, अपने घर वापस लौट चुके हैं। देश की राजधानी में ही अब तक 761 लोग कोरोना के कारण अपनी जान भी गंवा चुके हैं। हालात बिगड़े हुए हैं और इन बिगड़े हुए हालात में भी सियासी दल एक दूसरे के साथ खेल खेलने में व्यस्त हैं। कोरोना के मरीजों को चाहे सांस की दिक्कत हो, लेकिन नेताओं को ये राजनीतिक ऑक्सीजन बड़े आराम से मिल रही है। दिल्ली में जितनी तेज कोरोना संक्रमण फैलने की रफ्तार है, मान लीजिए कि अब उतनी ही तेज रफ्तार कोरोना पर होने वाली सियासत की भी है। एक तरफ रोज मिलने वाले संक्रमण 1000 के पार हैं, तो दूसरी तरफ सियासत धुआंधार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहकर इस सियासत को और धक्का दे दिया कि दिल्ली के कुछ अस्पताल राजनीतिक दलों के इशारों पर चल रहे हैं। पिछले मंगलवार को हम लोगों ने ये ऐप लॉन्च करके दिल्ली सरकार का और सारे अस्पतालों की लिस्ट डाल दी कि किस अस्पताल में कितने बेड है, कितने खाली हैं, और फिर तो जो बवाल हुआ। अब लोगों को पता है कि इस अस्पताल का ये लिखा हुआ है, इसके अंदर 20 बेड हैं, खाली हैं 20 बेड, लेकिन ये बेड नहीं दे रहा। जब उसके पास जाओ तो कहता बेड नहीं है, झूठ बोल रहा है। इनमें कुछ चंद अस्पताल दिल्ली के इतने पावरफुल हो गए हैं, सभी पार्टियों के अंदर उनका पहुंच है, ऊपर तक पहुंच है। अंदर प्राइवेट में धमकी दी है उन्होंने कि हम नहीं कोरोना के मरीज लेंगे, जो करना है कर लो। मैं उनको कहना चाहता हूं, कोरोना के मरीज तो लेने पड़ेंगे तुमको। अरविंद केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि कुछ अस्पताल बेड की कालाबाजारी कर रहे हैं। सीएम ने धमकी भरे स्वरों में सीधे बोला कि ऐसे अस्पतालों को बख्शा नहीं जाएगा। आप लोगों को दिल्ली में अस्पताल बनवाया था, पैसे कमाने के लिए नहीं बनवाया था। आपका अस्पताल बनवाया था दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए। ऐसी महामारी के दौर में मोस्टली अस्पताल सेवा कर रहे हैं, मोस्टली अस्पतालों का पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन जो 2-4 अस्पताल इस गुमान में है कि वो अपनी दूसरी पार्टी के अकाउंट जो बैठे हैं उनके जरिए वो अगर कुछ करवा लेंगे, वो अपनी ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, तो उनको मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं कि ये बख्शा नहीं जाएगा उनको। अरविंद केजरीवाल ने उन प्राइवेट अस्पतालों को भी चेतावनी दी है जो अपने अस्पतालों में 20% बेड कोविड मरीज के लिए आरक्षित नहीं कर रहे हैं। जितने ये प्राइवेट अस्पताल हैं, जिसकी लिस्ट है, जिसको कहा गया है कि अपने अस्पताल में कोरोना की इलाज करो, एक एक के मालिक को कल से बुला रहे हैं। एक का मालिक आ रहा है, उनसे पूछ रहे हैं, उनसे साफ साफ कहा जा रहा है कि देखो कोरोना के मरीजों का इलाज तो करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर तुम्हारी कोई समस्या है तो बताओ। इसके ऊपर कोई नेगोशिएशन नहीं होगी कि इलाज नहीं करेंगे, इलाज तो करना पड़ेगा। 20% बेड रखने पड़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं जी 20% बेड कैसे रखे हैं, हमारी व्यवस्था नहीं है, तो ठीक है 20% मत करो, पूरे 100% बेड आपके कोरोना के लिए कर देते हैं। दरअसल टेस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच जबरदस्त टकराव हो रहा है। केंद्र सरकार का आरोप है कि दिल्ली सरकार पर्याप्त टेस्टिंग ही नहीं करा रही। एक टेस्टिंग की लेबोरेटरी से 710 लेबोरेटरीज हमने क्रिएट की हैं।
एक दिन में 1,40,000 टेस्ट हम कर रहे हैं। और आज भी दिल्ली में जो DST के अंदर बायोटेक्नोलॉजी में लैब्स क्रिएट किए, वहाँ पर आज भी सैंपल्स नहीं पहुँच रहे हैं। तो जो सिस्टम के अंदर जो चीज़ें क्रिएटेड हैं, आपको और लैब्स खोलनी है, आप खोल लीजिए, हम उसके लिए सपोर्ट करेंगे आपको, ऐसा नहीं है। बट डोंट ब्लेम जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म्स हैं, रिप्यूटेड मैकेनिज्म्स हैं। कांग्रेस की तरफ से भी ऐसे ही आरोप लगाए गए कि दिल्ली सरकार लोगों को प्राइवेट अस्पताल में जाने के लिए मजबूर कर रही है। कभी वो 7 अप्रैल को 30,000 बेड की दावेदारी करते थे कि दिल्ली में इतने बेड्स मौजूद हैं, कोई परेशानी दिल्ली के लोगों को मैं नहीं आने दूंगा। सवाल ये उठता है कि इतनी व्यवस्थाएं हैं तो फिर लोग मर क्यों रहे हैं? मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, मरीजों के जो परिवार वाले हैं वो मजबूर खड़े हैं कि लेके कहां जाएं, और अपने परिजनों को मरता हुए देख पा रहे हैं। तो ये सवाल पूछना लाजमी है केजरीवाल साहब से कि आपकी व्यवस्थाओं का हाल ऐसा क्यों है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी हैं, साथ ही फैलता जा रहा है दिल्ली में कोरोना का भयानक संक्रमण। सवाल ये है कि ऐसे बुरे समय में राजनीतिक दल एक दूसरे की कमियां निकालने के बजाय एक साथ संकट से निकलने का समाधान क्यों नहीं निकाल रहे। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में कोरोना के मामले पर सियासत जबरदस्त हो रही है तो अस्पतालों में लापरवाही भी सामने आने लगी है। दिल्ली सरकार के ऐप पर दिखाता है कि अस्पतालों में कोरोना मरीज के लिए बेड खाली हैं, लेकिन फोन करने पर संबंधित अस्पताल मना कर देते हैं। इसकी पड़ताल शुरू की आज तक की टीम ने। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज पर सवाल उठे, अस्पतालों में बेड की उपलब्धता पर सवाल उठे। मरीजों के परिजनों ने कई बार केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। इसी मामले में पारदर्शिता के लिए केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को दिल्ली में कोरोना ऐप जारी किया। उसी की पड़ताल के लिए आज तक की टीम ने एक कोशिश की। दिल्ली कोरोना ऐप पर मौजूद आंकड़ों की पड़ताल शुरू हुई। राजधानी के 10 प्राइवेट और 5 सरकारी अस्पतालों में कोरोना पीड़ितों के लिए मौजूद बेड के बारे में जानकारी जुटाई। देखना चाहा कि ऐप पर जो डाटा मौजूद है उनके हिसाब से अस्पताल कितना सच या कितना झूठ बोल रहे हैं। हमने सबसे पहले दिल्ली सरकार की कोरोना ऐप का डाटा खंगाला और उसके बाद प्राइवेट अस्पतालों को फोन करना शुरू करा। फोन करने के बाद जो स्थिति सामने आई वो बेहद गंभीर है और दिल्ली के पूरे हेल्थ सिस्टम पर एक सवालिया निशान खड़ा करती है। मैक्स अस्पताल राजधानी के बड़े प्राइवेट अस्पतालों में शुमार है। आज तक संवाददाता ने खुद कोरोना पीड़ित का परिजन बताकर यहां कॉल किया और बेड के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन उनके बोर्ड नंबर पर लंबे रिंग के बाद कोई रिस्पांस नहीं मिला। ये हाल सिर्फ मैक्स अस्पताल का ही नहीं, आज तक की टीम ने कुछ और प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट खंगाली। दिल्ली सरकार के ऐप पर उन अस्पतालों में खाली बेड दिख रहे थे। उम्मीद थी कि उस पर कोई जवाब भी मिलेगा, लेकिन कई बार निराशा हाथ लगी। पश्चिम बिहार में स्थित बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट से भी मायूसी हुई। कुछ ऐसा ही हाल दिखा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइनल इंजरी से। ये तमाम कोशिशें 5 जून सुबह 10 बजे शुरू हुई। ऐप पर तब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइनल इंजरी में 32 बेड खाली दिख रहे थे, लेकिन फोन रिसीव करने वाला घुमाता रहा। For emergency, dial 295, appointments, dial 201. Welcome to Batra Hospital and Medical Research Center. अब आपको दिखाते हैं बत्रा अस्पताल का हाल। ऐप के हिसाब से 5 जून की सुबह 10 बजे बत्रा अस्पताल के 85 बेड में से 10 खाली थे। वहां हमारे संवाददाता अंकित त्यागी ने कॉल किया तो अस्पताल का क्या जवाब था, आप खुद ही सुनिए। आपके हॉस्पिटल में क्या कोई बेड खाली होगा? हेलो,
सर मेरे अंकल हैं, वो उनकी 64 वर्ष की उम्र है और उनको कोरोना वायरस है। मुझे उसके लिए हॉस्पिटल में बेड चाहिए, तो क्या आपके हॉस्पिटल में कोई बेड खाली होगा इस समय? अभी तो नहीं है वैसे, मतलब कि अभी तो आपको नाम लिखवाना पड़ेगा, जैसे होगा आपको बता देंगे। नहीं तो वेटिंग चल रही है क्या सर? अभी वेटिंग चल रही है सर। कितना वेटिंग है सर? अभी 15-20 लोग वेटिंग में सर। मूलचंद हॉस्पिटल, इट्स नियर लाजपत नगर, इट्स एट द दिल्ली का मूलचंद अस्पताल भी बड़े अस्पतालों में शुमार है। जिस वक्त आज तक की टीम ने कोरोना मरीज के लिए बेड की बात करनी चाहिए, तब ऐप पर 17 बेड खाली दिख रहे थे। लेकिन सुनिए कि इस रियलिटी चेक में अस्पताल का क्या जवाब था। Madam, I just wanted to inquire. My uncle is 64 years old and he is COVID-19 patient, corona positive patient, and we are looking for a bed for him. Is there any availability at Moolchand Hospital? Please speak to Ms. Prerna, sir. I can give you her number. Please give me the number. Would you know if there are any beds available, or only she would be able to tell me that? Sir, only she would be tell you the number of beds and availability, so you can speak to her directly. Thank you so much. व्यक्ति को कॉल किया है, वह अन्य कॉल पर व्यस्त है। लेकिन जो नंबर मिला वो लगातार बिजी आता रहा। कई बार लोग ऐसी लापरवाही की शिकायतें कर चुके हैं। आज तक के रियलिटी चेक में वो सच्चाई सामने आ गई। अंकित त्यागी, दिल्ली, आज तक। अब बात मजदूरों की। लॉकडाउन में काम बंद होने पर मजदूरों में घर वापसी की होड़ लग गई थी। अब अनलॉक होते ही वो वापस काम की तलाश में लौटने लगे हैं। एक सप्ताह के अंदर हजारों मजदूरों की बिहार से वापसी हो गई है। कोरोना संक्रमण के बीच पहले घर जाने की हड़बड़ी थी, अब घर चलाने की चिंता है। तो मजदूर लौट रहे हैं। बिहार से मजदूरों की वापसी की होड़ लग गई है। अनलॉक होते देश में तस्वीर बदलने लगी। हैदराबाद के पास एक स्टेशन पर पहुंची श्रमिक एक्सप्रेस। ट्रेन में मजदूर भरे पड़े हैं। स्टेशन पर प्रशासन ने पूरा इंतजाम किया हुआ था। बड़े अधिकारी मौजूद थे। मेडिकल जांच के बाद सरकारी बसों में मजदूरों को ले जाने की व्यवस्था की गई थी। कुछ ट्रेन में खाना गिना पूरा अच्छा वगैरह अच्छा था, खाना पीना पानी पूरा सही है। 1 जून से पूरे देश में ट्रेन सेवा शुरू होने के साथ ही बिहार के अलग अलग जिलों की यही हालत है। स्टेशन पर टिकट लेने के लिए लंबी कतार लग गई। फैक्ट्री खुलने के बाद मजदूरों से संपर्क साधा गया था। उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। वहाँ मालिक बोल रहा है जब फोन करते हैं तुम लोग आओ, हमारा फसल लगाओ, 2 पैसा कमा के ले जाओ, बाल बच्चा को रोटी पानी तो दो। मालिक का फोन आ रहा है, काम करने के लिए जाएंगे सर। हम लोग टिकट कटाने के लिए आए सर स्टेशन पे सर। दिक्कत बहुत है हम लोग को। काम नहीं मिल रहा है? नहीं सर। सिर्फ ट्रेन ही नहीं, शुक्रवार को पूर्णिया से तकरीबन 1.5 दर्जन मजदूरों को हरियाणा के पानीपत ले जाने के लिए बाकायदा फैक्ट्री मालिक ने एक बस भेजी। करीब 30 मजदूर वापस लौटे। क्या वजह है जो बाहर जाना चाह रहे हैं? कमाने के लिए जाएंगे, क्या करने जाएंगे? कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? मजबूरी हालात ये है कि चलने का रास्ता नहीं है, क्योंकि रोजगार चाहिए। बिना रोजगार बिना चल नहीं सकता। पिछले 1 सप्ताह में पंजाब, हरियाणा, मुंबई और गुजरात से हजारों मजदूर लौट चुके हैं। अब इसे विडंबना ही कहेंगे। पहले भूख और भविष्य की चिंता ने इन्हें घर लौटने को मजबूर किया और अब वापसी की वजह भी भविष्य की चिंता ही है। बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों को नीतीश कुमार ने भले ही रोजगार देने का वादा किया हो, मगर कोई भी उनके वादे के भरोसे यहाँ रुकने को तैयार नहीं है। और शायद पेट की आग ऐसी है कि जिन रास्तों पर चलकर ये अपने घर लौटे थे, अब दोबारा उन्हीं रास्तों पर वापस चल पड़े हैं। हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। मजदूरों को कानून व्यवस्था के लिए खतरा बताने को लेकर बिहार में सियासी रस्साकशी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मजदूरों के साथ छल करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने पार्टी कार्यालय के बाहर नीतीश सरकार को घेरते हुए खुद अपने हाथ से पोस्टर लगाए और 5 सवाल पूछे। भतीजे तेजस्वी यादव ने चाचा नीतीश के खिलाफ पोस्टर खुद अपने हाथ से टांगा। आरजेडी कार्यालय के बाहर तेजस्वी पहुंचे तो अंगरक्षकों ने सीढ़ी थाम ली। बिल्कुल देर न करते हुए तेजस्वी सीढ़ियों पर चढ़े और मुख्यमंत्री नीतीश के खिलाफ खुद पोस्टर को अपने हाथों से चस्पा कर दिया। बैनर लगाकर तेजस्वी ने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि श्रमिकों का अपमान करने पर गली मोहल्ले, टोले, पंचायत
प्रखंड और जिला स्तर पर सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ी जाए। पोस्टर के जरिए तेजस्वी ने चाचा नीतीश से 5 सवाल पूछे हैं। पहला, नीतीश कुमार को बिहारी श्रमिक गुंडे क्यों दिखे? दूसरा, नीतीश कुमार को बिहार श्रमवीर अपराधी क्यों लगे? तीसरा, नीतीश कुमार ने मजदूर भाइयों को लुटेरा क्यों कहा? चौथा, नीतीश कुमार ने श्रमिकों को रोजगार से इनकार क्यों किया? पांचवा, नीतीश कुमार ने बेरोजगारों का अपमान क्यों किया? दरअसल श्रमिकों को लेकर आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर लिया है। इसके पीछे सरकार की एक चिट्ठी थी जिसमें एसपी समेत कई अफसरों को आगाह किया गया था कि घर लौटे मजदूर कानून व्यवस्था के लिए सिरदर्द साबित हो सकते हैं, अपराध कर सकते हैं। अब आरजेडी ने इसे सियासी हथियार के तौर पर लपक लिया। देखिए, हम लोगों की मांग है कि नीतीश कुमार को आकर के मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। विवाद भड़का तो नीतीश ने आदेश वापस लेने में देरी नहीं की। एडीजी अमित कुमार की चिट्ठी को सरकार ने वापस ले लिया। जिस लेटर की आप बात कर रहे हैं उस लेटर को रिकॉल किया जा चुका है, तो इसलिए अब उसके कंटेंट्स को नल एंड वॉइड समझा जाए। प्रवासी मजदूर के पलायन पर बिहार की सियासत सुलग गई है। तेजस्वी यादव आक्रामक मूड में है। विपक्ष अब इसे मजदूरों के अपमान से जोड़कर सियासी बढ़त बनाने की रणनीति बना रहा है। रोहित सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के थप्पड़ कांड पर हरियाणा में बवाल मच गया है। आज पूरे प्रदेश में मंडी कर्मचारी सोनाली की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए। दूसरी ओर सोनाली इस घटना को महिला के सम्मान से जोड़कर मामले को अलग मोड़ देने की कोशिश कर रही हैं। सोनाली फोगाट के चप्पल कांड पर हरियाणा की सियासत सुलग गई है। पूरे हरियाणा के मंडी कमेटी के कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। क्या हिसार, क्या गोहाना, क्या सोनीपत, क्या फतेहाबाद, क्या सिरसा और क्या रोहतक। अपने साथी कर्मचारी के साथ हुए अपमानजनक सलूक को मंडी कर्मचारियों ने नाक का सवाल बना लिया है। हरियाणा में आज जगह जगह हुए प्रदर्शनों में बस एक ही मांग उठी कि सोनाली फोगाट को गिरफ्तार करो। बहुत बड़ी निंदनीय बात है कि एक सरकारी अधिकारी सरकारी ड्यूटी पर हो, उसके साथ हाथीपाई करना, मारपीट करना, ये बड़ा निंदनीय, ये बड़ा भारी चिंता का विषय। मेरी हरियाणा सरकार से मांग है, जो भी अपराधी है, जिन्हें मारपीट की है, चप्पल जूते चलाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार किया जाए और इसके सारे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा ने कल के घटना का वीडियो आने के बाद ही सोनाली और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और हिसार की घटना को सीएम के शहर पर बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी करार दिया था। लेकिन सोनाली फोगाट ने पूरे मामले को महिला के मान सम्मान से जोड़कर कहानी को नया मोड़ दे दिया है। महिलाओं के बारे में गलत टिप्पणियां करना, क्या जो महिलाएं घर से बाहर काम करती है, क्या उनको आप गालियां निकालोगे? क्या हर औरत मतलब कुछ घटिया करने के लिए निकलती है? बेइज्जत करने का अधिकार हो गया उसको। कुछ भी मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर मेरे सामने कोई दूसरा बंदा मुझे कहता तो मैं दूसरी बार चप्पल निकाल के भी मार सकती हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए करती हूँ, हाँ? तुम्हारी गालियां सुनने के लिए करती हूँ, गालियां सुनने के लिए करती हूँ क्या? पीटने वाली सोनाली फोगाट और मार खाने वाले मंडी सचिव सुल्तान सिंह दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी थी, जिसके बाद दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस चौकी में 2 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें एक सुल्तान सिंह जी जो कि मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं, उनकी शिकायत पर एक बाई नेम और 7 अन्य अननोन लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 146, 149, 332, 353, 186 और 506 के तहत अभियोग अंकित कर लिया गया है। दूसरी शिकायत जो सुल्तान सिंह जी के विरुद्ध प्राप्त हुई है, उसमें धारा 354, 354A और 509 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों ही मामलों में जांच जारी है। सोनाली फोगाट टिकटॉक पर अपनी लोकप्रियता के जरिए बहुत तेजी से सियासी सीढ़ियां चढ़ गई, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और वो विधायकी का चुनाव हार गई। लेकिन सोशल मीडिया के अनुभव से उन्हें पता है कि सुर्खियों में कैसे रहा जाता है।
लेकिन जरूरी नहीं सुर्खियों से हर बार फायदा ही मिले। माना जा रहा है इस बार उनकी हरकत सीएम खट्टर को रास नहीं आई है। खट्टर ने मामले की पूरी रिपोर्ट तलब की है। हिसार से प्रवीण कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।